हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी। बीच में देखिए कमल का फूल है, लेकिन इसके पीछे छुपा है हाथ का पंजा। ऐसा चित्र मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आज मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा की बी टीम है? जी हां, मैं यह सवाल कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की बी टीम है? दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं कि इसके पहले यह बता दें कि आज किसे बी टीम कहा जाता है। तो इसके लिए कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी जिसको ए पार्टी कहा जाएगा और उसके संदर्भ में दूसरे को बी पार्टी कहा जाएगा। तो वर्तमान में जितनी भी पार्टियों को बी पार्टी कहा जा रहा है, उन सबके लिए ए पार्टी बीजेपी होती है, क्योंकि इस समय बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, राज्यों में भी अधिकांश जगह वही सत्ता में है। तो बीजेपी से जब कहीं कोई पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, तो बीजेपी का केंद्र में या राज्य में जिस पार्टी से मुकाबला हो रहा होता है, उसमें किसी ऐसी पार्टी का चुनाव लड़ने जाना जिसके चुनाव लड़ने से विपक्ष की पार्टी यानी जो गैर बीजेपी पार्टी है कमजोर पड़ जाए, तो उस पार्टी को बी पार्टी का ठप्पा लगा दिया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी पर ठप्पा लग जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग चुनाव लड़ी थी गठबंधन से, तो उसे भी बी टीम कह दिया गया। ऐसे ही हरियाणा, गुजरात और गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह दिया गया, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बी टीम माना गया। महाराष्ट्र में चंद्रशेखर आजाद रावण बी टीम बनकर पहुंच गए, यह कहा जाता है। यानी कहीं भी बी टीम उस पार्टी को कहा जाता है जिसके चुनाव लड़ने से बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी मुकाबले में खड़ी है उसका वोट कट रहा हो, और इस तरह से बी टीम कहने वाला ये मानता हो कि इससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है। यानी बी टीम होने के लिए दो शर्त है। एक शर्त तो यह है कि वो बीजेपी या कांग्रेस किसी के गठबंधन में होकर चुनाव न लड़े। दूसरा ये भी शर्त है कि उसके चुनाव लड़ने से राज्य या केंद्र में भाजपा के खिलाफ जो मुख्य मुकाबले में पार्टी है उसकी स्थिति कमजोर हो जाती हो। तो यदि इस पैमाने से देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो रहा है विगत 3 चुनावों से, और उसमें भी आम आदमी पार्टी एक बार 67 सीटें पाई तो अगली बार 63 सीटें पाई। यानी बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी भले मुकाबले में होती है, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे रहती है। ऐसे में कांग्रेस इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़कर आ रही है। तो क्या कांग्रेस पर भी यह ठप्पा लगेगा कि वो भाजपा की बी टीम है? वैसे तो मैं कई जगह कांग्रेस की चुनावी रणनीति को सोचकर देखकर हतप्रभ रहता हूं कि आखिर ये पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। जैसे आम जनता में क्या है कि जैसे भाजपा को सवर्ण समाज की पार्टी माना जाता है, जिसको ओबीसी समाज का समर्थन है और कुछ दलित और आदिवासी समाज का, वैसे ही कांग्रेस को भी सवर्ण समाज की पार्टी माना जाता है, जिसको अति पिछड़े थोड़े से और थोड़े से दलित, आदिवासी और मुसलमानों का समर्थन है। आम धारणा यही है। लेकिन ये पार्टी हर समय एंटी सवर्ण बात करती है। एंटी सवर्ण कोई बात होती नहीं है, लेकिन बात वह होती है जिसको सवर्ण समाज एंटी मान ले, या जिसको सवर्ण समाज के खिलाफ जो समाज राजनीतिक सोच रखता है वो सुनने के बाद ये महसूस करे कि इससे उसको लाभ मिलेगा लेकिन सवर्णों को नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात को एंटी सवर्ण बात कहा जाता है राजनीति में। जैसे एंटी मुस्लिम सारी बातें हिंदू के लाभ के लिए ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी एंटी मुस्लिम बातें हैं जिसमें हिंदू समाज का पतन हो जाएगा, लेकिन हिंदू समाज के तमाम लोग
बस ये देखे नहीं कि ये एंटी मुस्लिम बात है, एकदम खुश हो जाएंगे। तो उसी तरह से समझिएगा, कांग्रेस हमेशा एंटी सवर्ण बात करती है। जैसे जाति जनगणना की बात करना, जिसके बारे में फैला दिया गया है कि सवर्णों के खिलाफ है, और ये न केवल सवर्ण लोग मान रहे हैं बल्कि SC ST OBC में जो जातिगत राजनीति के समर्थक हैं वे भी यही मानते हैं कि इससे तो सवर्णों के घर में घुसकर हम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। वो ये भूल गए हैं कि OBC समाज में पैदा कोई भी नेता OBC है ही नहीं। जैसे कोई सवर्ण नेता EWS नहीं है, वैसे ही जिन जातियों को OBC में रखा गया है उन जातियों में पैदा कोई भी नेता OBC नहीं रहता, क्योंकि OBC होने के लिए क्रीमी लेयर में न आने की भी शर्त होती है। लेकिन भारत की जनता को कौन इतना पढ़ाएगा? क्यों वो पढ़ेंगे? नेता बताएंगे नहीं, उनको जानना नहीं है। आप बता देंगे, यदि मैं बता रहा हूं तो कहेंगे अच्छा फूट डाल रहा है, मानो इतने इकट्ठे हैं कि हमारे फोड़ने से ही फूटेंगे। फूटे ही नहीं है पहले से। अरे हम लोग उस देश में रहते हैं जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके अंग्रेजों से जितनी लड़ाई नहीं लड़े उसका 1000 लाख गुना ज्यादा जोश खरोश तत्परता से भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए हम लोग अंग्रेजों के शासनकाल में ही आपस में लड़ गए थे। फिर अपनी गलती, अपनी कुंठा, अपनी दिमागी कमजोरी पर चर्चा करने की बजाय हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डाला और राज किया। तो फिर मुझे वही बात कहनी पड़ती है कि क्या हम फूटे नहीं थे? यानी जो खुद फूटे हैं वो कहते हैं हमको फोड़ा गया। तो अब जरा देखिए, ये लोग एंटी सवर्ण बात कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कमेंट आते हैं उसमें जो लोग SC ST OBC की राजनीति करते हैं वो इनको सवर्णों की पार्टी कहते हैं। तो मैं इनको बी टीम क्यों कहता हूं कि ये एंटी सवर्ण राजनीति करके उसी वोट बैंक में सेध मारते हैं जो SC ST OBC समाज की राजनीति करने वाले नेता हैं और उसी समाज से पैदा हुए नेता हैं। ये पार्टी भी उसी में हकमारी करती है। और इनके साथ एक गलती है कि ये वोट बैंक की भी बात नहीं कर पाते। अच्छा, एक और पार्टी है जिसको हर समय सर्टिफिकेट मिला हुआ है बी टीम का, वो है OIC की पार्टी। अब भाई बताइए वो क्यों बी टीम है बीजेपी की? क्या करे? वो भाजपा में विलय करके चुनाव लड़ ले? उससे भाजपा तो कभी गठबंधन भी नहीं करेगी, न भाजपा में OIC विलय कर पाएंगे, और जो इधर वाले हैं उनको बी टीम कहेंगे। तो आखिर OIC तो परमानेंट बी टीम है। अच्छा, क्या गजब की बात है कि मुस्लिम समाज के रहनुमाई करने वाले जितने नेता हैं वो सब बड़े जोर जोर से OIC को बीजेपी की बी टीम कहकर बुलाते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए ताकि मुसलमान मतदाता कहीं मुसलमान को वोट न दे दे। और ये उनको बी टीम कहने वाले नेता, हिंदू नेता, अपने को अपनी जात का मसीहा घोषित कर रखे हैं और उनकी जात के लोग भी उन्हीं की पार्टी को वोट देते हैं, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते। यानी अपने में तो वो हिंदू भी नहीं देखते, केवल जाति देखते हैं। लेकिन जब OIC चुनाव में आएंगे तो कहीं मुस्लिम समाज OIC को न वोट दे दे, इसलिए जोर जोर से चिल्लाएंगे भाजपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम। और मुस्लिम समाज की भी एक बहुत बड़ी मानसिक तंगहाली है यहां पर भारत में। विगत 11 साल से बीजेपी सरकार है, इनका जितना कुछ बनना बिगड़ना है सब बन बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनको एंटी बीजेपी ही वोट करना है। और यही बात विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां जानती हैं। वो ये जानती है कि अगर तुम भाजपा से अपने को मुख्य लड़ाई में रख दिए तो मुसलमान तुम्हें वोट देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। हां, नहीं देगा। देखिए ना मुसलमान समाज की सोच। कांग्रेस ने जितना किया था मुसलमानों के लिए, अब तो सारी पोल ही खुल रही है कि कहीं वक्फ बोर्ड बनाए तो कहीं ये बनाए, कहीं वो बनाए। लेकिन ये कांग्रेस को इसलिए यूपी बिहार में वोट नहीं देते हैं मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि ये भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। जब वो भाजपा को हराने लायक होगी तब उसको वोट देंगे। यानी मुसलमानों को वोट पाने के लिए कुछ करना नहीं है पार्टियों को, बस भाजपा के सामने लड़ाई में एक नंबर दिखे तो मुसलमान वोट दे देगा। जबकि ओम प्रकाश राजभर यहां नेता हैं, वो हिंदू समाज के जिस जात से आते हैं उस जात की आबादी बहुत कम है
और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महज 3-4 जिलों में सिमटी है। बमुश्किल 4 विधानसभा क्षेत्रों पर उस जाति का असर है। लेकिन क्योंकि वो जहां रहेंगे उनकी जात के लोग वहीं वोट कर देते हैं, प्रायः कर देते हैं, इसलिए वो मंत्री बनकर बैठे हैं। जरा बताइए, कहीं अगर सारे मुसलमान ओवैसी को वोट कर दिए तो ओवैसी तो डिप्टी पीएम बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि पीएम बनेंगे, लेकिन डिप्टी पीएम तो जरूर बनेंगे। हर पार्टी गठबंधन करेगी और जब वह नेता रहेंगे तो उनसे जो गठबंधन करेंगे उनकी बात भी सुनेंगे। फिर मुसलमान पे कहीं हमला होगा तो ओवैसी को पकड़ेगा कि हम तो आपको अपना नेता मानते हैं। कौन? मुसलमान। और ओवैसी खुद मुसलमान है, इस नाते मुसलमानों की बात उसी तरह से दमखम से करेंगे जैसे दलित नेता दलित समाज की बात कर लेते हैं। तो पिछड़े समाज के किसी जात के नेता अपनी जाति और पिछड़े समाज की बात कर लेते हैं ना। तो यही फार्मूला लेकिन भारत के मुसलमानों को नहीं समझ में आता है। नहीं, अब आप कहिएगा मैं फोड़ रहा हूं। जो ये लिखेंगे कि मैं फोड़ रहा हूं, उनके बारे में मेरी धारणा यह है कि ये चाहते हैं कि और लोग फूटे लेकिन इनके पीछे खड़े रहें। फोड़ने की राजनीति कौन नेता नहीं कर रहा है। इसीलिए किसी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र आएगा तो जात जात के नेता पैदा हो जाएंगे, और हुआ है तो यही। बाबा साहब की तस्वीर टांग कर चलने वाले संगठन के लोग जरा अपने नेताओं में बाबा साहब की छवि खोजें। नेहरू जी के नाम पर नारा लगाने वाली पार्टी, वैसे तो कांग्रेस ने किनारा ही कर रखा है नेहरू जी से, लेकिन जरा अपनी पार्टी के मौजूद नेहरू लोगों को देखें। जैसे द लीजेंड थे मनमोहन सिंह, बिल्कुल थे। ऐसे ही लोहियावादी कहकर पार्टियां जो चल रही हैं, वो देखेंगे क्या राम मनोहर लोहिया की छवि है उनके किसी नेता में। हो भी सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन क्या उस नेता की छवि देखने का यही एक आधार होगा कि उसके खानदान से हैं या उसकी जात से हैं? और अगर यहीं तक सीमित है तो फोड़ने के लिए है, समाज को उस नेता के नाम पर तोड़ने के लिए है। तो जब टूट ही रहे तो सब टूटो ना। फिर काहे कोई किसी दूसरे का वोट बैंक रहेगा, वो भी अपना लेकर रहेगा, फिर उसको भी सीट शेयरिंग में हिस्सा मिलेगा। क्योंकि इस पर तो चर्चा होगी ना कि अगर केजरीवाल गोवा में लड़ने गए तो भाजपा की बी टीम हो गए, तो दिल्ली में कांग्रेस लड़कर क्या भाजपा की बी टीम नहीं है? अगर अखिलेश यादव जाते हैं मध्य प्रदेश में लड़ने तो काहे का अखिलेश अखिलेश कहने वाले कांग्रेसी कमलनाथ बताएं कि फिर काहे को कांग्रेस यूपी में लड़ने आती है? यानी कि समय के हिसाब से हर पार्टी दूसरे को भाजपा की बी टीम कह ले रही है, लेकिन इनसे बेहतर तो वे पार्टियां हैं जो खुलेआम बीजेपी की तरफ हैं। अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नहीं उपेंद्र चौधरी साहब ना, जयंत चौधरी, अच्छा वो अठावले साहब, हाँ अठावले साहब, बहुत लोग हैं, 1-2 लोग थोड़ी हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं, अजीत पवार हैं, शिंदे जी हैं, आजसू है, और बहुत सारे झारखंड में न जाने कौन कौन सी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां उनके साथ हैं। कम से कम वो ए टीम तो हैं, बी टीम का ठप्पा तो कोई नहीं लगाएगा। तो मैं तो ओवैसी जी को सुझाव दूंगा कि आप भी भाजपा से गठबंधन कर लीजिए। आखिर मुसलमान वैसे भी आपको वोट नहीं देते हैं, तो आप तो गठबंधन कर ही लीजिए। कम से कम आप पर तो बीजेपी की बी टीम का ठप्पा खत्म हो। नहीं, मोदी जी से कह दीजिए कि अगर मुसलमानों को कोई सीट नहीं देना तो मत दें, बट पार्टी तो रहेगी गठबंधन में। बहुत सी ऐसी पार्टियां भी गठबंधन में हैं भाजपा के साथ जिनको कोई सीट वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन है गठबंधन में, वैसे ही कर लीजिए। दोस्तों, व्यंग के माध्यम से मैंने भारत की राजनीति की कुछ सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को इस तंग दिमाग से मत देखिएगा कि मैं समाज को अलग अलग होने के लिए कह रहा हूं। जी नहीं, मैं व्यंग कर रहा हूं, मैं चिढ़ा रहा हूं कि जब फूटना ही है तो फूटो। देश और संविधान की किसको चिंता। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।